हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 का भूगोल, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इस पुस्तक के हम लोग 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी चैप्टर से इस वीडियो में ले लिए गए हैं और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो पिछले कई सालों से आते रहे हैं, तो इसको देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं आपको ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो अगर ऑप्शन भी बताने लूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा। तो देखिए, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? तो संसाधन भूगोल जो है किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा भूगोल के अंतर्गत आता है? तो देखिए, संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन का हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? खरीदने के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग संसाधन को खरीदते हैं या बेचते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, तो ये आर्थिक रूप से उपयोग होता है, तो यह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है, मानव भूगोल का जनक रैट जेल को कहा जाता है। ठीक है, रैट जेल, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है इन चारों में से जो मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, यानी बहुत ही जरूरी चीज नहीं है? तो देखिए, कृषि जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कृषि नहीं होगा तो मानव लोग खाएंगे क्या? ठीक है, तो ये मूल आवश्यकता है। गृह निर्माण, यानी रहने के लिए घर का निर्माण भी जरूरी है, ये भी मूल आवश्यकता है। वस्त्र उद्योग, पहनने के लिए कपड़ा भी जरूरी है, तो इसलिए वस्त्र उद्योग भी जरूरी है। हाँ, एक चीज़ जरूरी नहीं है, वो है परिवहन। ठीक है, परिवहन एकदम भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये मूल आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि परिवहन नहीं होगा तो हम लोग पैदल भी चल सकते हैं, तो इसलिए ये मूल आवश्यकता नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा परिवहन, ऑप्शन ए। अगला पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि हमें प्रकृति को समझने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी ही, टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा कारक है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, प्राकृतिक चीज़ों को समझने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा प्रौद्योगिकी। अगर तकनीक भी रहे तो तकनीक भी आप लोग मार सकते हैं, प्रौद्योगिकी की जगह अगर तकनीक लिखा रहे यहाँ पे तो आप लोग तकनीक को टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर
जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो ऑप्शन सही होगा लाटविया। ठीक है, ऑप्शन सी, यह ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या घट रही है। चलिए अगला, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है नोएस्टीन ने दिया था। किसने दिया? नोएस्टीन ने दिया। चलिए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जिसमें सघन जनसंख्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर इन तीनों के मुकाबले ज़्यादा जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से किसके कारण जनसंख्या बढ़ता या घटता नहीं है, मतलब जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए, प्रवास है। प्रवास क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिग्रेशन। तो प्रवास जब लोग करते हैं, प्रवास किसको कहा जाता है? मतलब आप इस गांव में रहते हैं और गांव से शहर चले गए, तो इसको क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना रहने के लिए, वहाँ पर प्रवास कहलाता है। ठीक है, जैसे आप गांव से शहर चले गए रहने के लिए, तो प्रवास हो गया। तो अब क्या हुआ? प्रवास के कारण शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। आप गए वहाँ पर शहर में, ठीक है, गांव से शहर में गए, तो शहर की जनसंख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो इसलिए प्रवास का जो है प्रभाव जनसंख्या पर पड़ता है। अब आता है सी, यहाँ पर जन्म। ठीक है, अब जन्म देख लेते हैं। तो जन्म के कारण भी जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जन्म ज़्यादा होता है तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ता है। मृत्यु से भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है कि मृत्यु अगर होगा तो जनसंख्या कम होगा, तो जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ है आवास। ठीक है, तो आवास का जनसंख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या इससे नहीं बढ़ता है। मतलब घर, आप ही सोचिए कि घर बनाते हैं जब हम लोग, तो घर बनाने से जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठीक है, घर बनाने से जनसंख्या बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। जनसंख्या घटता है? नहीं घटता है। तो इसलिए आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए 10वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा कारक है जिससे जनसंख्या वितरण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्थलाकृति। अब ध्यान दीजिएगा, स्थलाकृति के कारण कैसे जनसंख्या वितरण होता है? तो देखिए, किसान लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मैदान में जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ प्लेन जगह होगा, ठीक है, और खेती के लिए अच्छा होगा, तो किसान लोग वहाँ जाएंगे। शहर में वो लोग जाएंगे जो बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा जो है अच्छी सुविधाएं चाहिए। तो इसलिए स्थलाकृति के आधार पर जो है जनसंख्या वितरण हो जाता है। मतलब लोग जगह ज़मीन देख करके अपना जो है घर द्वार वहाँ पर बनाते हैं। तो इसलिए स्थलाकृति के आधार पर जनसंख्या परिवर्तन जो है जनसंख्या वितरण सबसे ज़्यादा होता है। अब निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? इनमें से कौन सा देश है जिसमें नगरीकरण सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नगरीकरण का मतलब कि गांव जो है वो नगर के रूप में बन जाता है, धीरे धीरे वहाँ पर सुविधाएं बढ़ जाती हैं। मतलब अगर गांव ही है उसमें ज़्यादा सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक है, शहरों जैसी सुविधाएं आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नगरीकरण हो रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ये माल्टा। ठीक है, माल्टा एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण होता है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 से 59 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, जितने लोग भी काम करते हैं, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ काम करते हैं, सरकार से भी जो है नियम लगाया गया है, सरकार के द्वारा भी, कि जो लोग 18 से कम उम्र के हैं वो लोग काम नहीं करेंगे, और जो लोग 60 से ऊपर हो चुके हैं वो लोग रिटायर हो जाएंगे काम से। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग कौन से उम्र के हो गए? 15 से 59 वर्ष के उम्र तक, क्योंकि 60 वर्ष के बाद वो लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे लोग हैं जो 15 साल होने के बाद काम करते रहते हैं। तो इसलिए 15 से 59 वर्ष तक के आयु सबसे ज़्यादा कार्य करता है। चलिए, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज़्यादा है? ऐसा कौन सा देश है इन चारों में से जिसमें लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही उत्तर होगा लैटविया। ठीक है, लैटविया। चलिए, अगला प्रश्न, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इसमें से कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहरी लोग ही पाए जाते हैं? मतलब 100% यहाँ पर शहरी लोग ही पाए जाते हैं, वो है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, यहाँ पर 100% शहरी जनसंख्या पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? मतलब जिसको बोलने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले लोग सबसे कम हैं, यानी ऑस्ट्रिक भाषा जो लोग बोलते हैं उनकी जनसंख्या सबसे कम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो इनमें से कौन है जो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो देखिएगा, मानव विकास के लिए क्या ज़रूरी है? स्वास्थ्य ज़रूरी है, ठीक है, संसाधन भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मानव विकास के लिए ज़रूरी है? तो इन तीनों में से सभी ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी रहेगा तभी मानव का विकास होगा। चलिए, अब 17वां प्रश्न, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है HDI ग्रेटर देन 0.8 है? यानी 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर इतना है? तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? यहाँ पर देखिए, 57 देशों में। ठीक है, ऑप्शन तीसरा होगा, 57 देशों में जो है मानव विकास का स्तर HDI ग्रेटर देन 0.8 है, मतलब 0.8 से बड़ा है। चलिए, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है शब्द, वाक्य, सेंटेंस जो मानव विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगर मानवों के गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है, पॉजिटिव परिवर्तन होता है, तो उसको कहा जाता है कि मानव विकास अब कर रहा है। चलिए, 19वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो कौन सी कोटि थी? तो इसका सही उत्तर होगा 127। ठीक है, 127। चलिए, 20वां प्रश्न, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं?
तो जो विकासशील देश होता है उसके जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास में, मतलब समाज के विकास में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार का संसाधन सहायता करता है। तो समाज के विकास के लिए किस प्रकार का संसाधन सहायता करता है, तो प्राकृतिक संसाधन सहायता करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। चलिए 21वां प्रश्न, ब्राजील के कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं। तो जो है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, फेजेंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए तापमान जो है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल या धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है। चावल और धान की खेती किससे संबंधित है इन चारों में से। तो देखिए इन चारों में से संबंधित है गहन निर्वाह कृषि से। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबर किस प्रकार की कृषि होती है। तो रबर जो है रोपण कृषि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो रसदार फल किससे संबंधित होते हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो इस देखिए मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा उद्योग है, किस प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी होगा मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वस्त्र निर्माण, इस्पात प्रगलन, टोकरी बुनना, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है। तो देखिए विनिर्माण किस क्षेत्र में किया जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप में किया जाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य किया जाता है और प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित कार्य किया जाता है, जैसे खेती, मछली पकड़ना, पशुपालन। ठीक है, ये सभी किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा वाला काम किया जाता है, जैसे बैंकिंग। ठीक है, या कोई जो है सुविधा हो गया। ठीक है, बैंकिंग सेवा ये सब और संस्था वगैरह बनाया जाता है, वो सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है थोड़ा हाई प्रोफाइल वाले जॉब, जैसे आईएएस ऑफिसर ये सब। ठीक है, हाई प्रोफाइल वाले जो लोग होते हैं, जो हाई प्रोफाइल वाला काम होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो देखिए इन चारों में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वन आधारित उद्योग। ठीक है, वन आधारित उद्योग मतलब जो उद्योग वन पर आधारित होते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक चीज़ों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, वनों से प्राप्त जो है वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, वनों से प्राप्त चीज़ों को। अगला प्रश्न है मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है 8 हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 8। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है। तो विश्व स्तर पर जो सेवा क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत योगदान है। तो
20% योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप वो है पर्यटन। ठीक है, सबसे बड़ा कार्य होता है पर्यटन। इसी से बहुत ही इनकम होता है, देश को बहुत ही ज़्यादा आय होता है पर्यटन से। जैसे दूसरे देश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा इनकम होता है, देश को बहुत ज़्यादा आय होता है। इसलिए पर्यटन जो है सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, क्रियाकलाप है। चलिए, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो हेमेटाइट अयस्क जो है, हेमेटाइट अयस्क से लोहा का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है, लगता है क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को याद रखिएगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर। चलिए 37वां प्रश्न, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा रेल मार्ग पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा रेल का सड़क पाया जाता है? तो इनमें से जो है देश है उसका नाम है कनाडा। ठीक है, कनाडा में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग पाया जाता है, मतलब पटरी, रेल की पटरियाँ बिछाई हुई, ठीक है, सड़क, रेल का सड़क पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद ढूंढ मार्ग होकर जाता है। बृहद ढूंढ मार्ग होकर जाता है, कहाँ से मार्ग होकर जाता है भाई? तो भूमध्य सागर और हिंद महासागर से होकर के जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है उससे क्या चीज़ परिवहन किया जाता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी बोला जाता है, ठीक है, जो हमारे घर में खाना बनता है, तो एलपीजी गैसों का जो है परिवहन किया जाता है बिग इंच पाइप के द्वारा। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो संसार की सबसे लंबी जो पाइपलाइन है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। ठीक है, 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य जब व्यापार होता है तो उसको बोला जाता है अंतर्देशीय व्यापार। ठीक है, जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसको अंतर्देशीय व्यापार बोला जाता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? इन चारों में से भारत किसका सदस्य है? ये चारों व्यापार समूह हैं। ठीक है, इनमें मतलब इनमें से कौन सा समूह है जिसमें भारत सम्मिलित है, यानी भारत सदस्य है? तो इसका सही उत्तर होगा साफ्ता। ठीक है, साफ्ता में ही भारत जो है सदस्य के रूप में है। यह एक व्यापार समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो 1996 में जब कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था उस समय? तो 25% था। ठीक है, 25%। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन जब हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे समुद्र है, यहाँ पर किनारे हो गया, उसके दूर मतलब समुद्र में जो है दूर एक कोई स्थल खंड है, जैसे टापू है टाइप का है,
तो उसका अगर पतन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा आंतरिक पतन। ठीक है, आंतरिक पतन। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है बुशमैन। ठीक है, बुशमैन, ऑप्शन सी, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अगला है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो वहाँ पर प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वत जो होते हैं ऐसे ढलान टाइप के, देखिएगा, ऐसे ढलान टाइप के जो पहाड़ हो गए, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाएगी? यहाँ पर सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग इस तरह का ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो है सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, तो इस तरह से लोग रहने के लिए भी सीढ़ी नुमा जगह बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? मतलब किसी झील के चारों ओर अगर गांव बसा हुआ है तो वो किस प्रतिरूप में आएगा? तो वो निहारिकीय प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो ये प्राकृतिक संसाधन सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लगता है रिपीट हो गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है लगभग देखा जाए तो 8-9 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो जो भी आएगा सब इसी में से आएगा। ठीक है, ये छाटे हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सब याद हो गए होंगे। नहीं याद हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नहीं लिख पाएंगे, उस समय भूल जाएंगे, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो जो है PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं prabhatpati.blogspot.com। वहाँ पर आपको जो है सभी PDF जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उन सभी का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग ज़रूर PDF देखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।